और उस समय भी आरती निशा को ताने दे रही होती है। देख रही हो हम दोनों बहन के बीच का फर्क। कहा मैं सोने के टॉप में सोने की साड़ी पहनकर छठी मैया की पूजा कर रही हूँ और कहा तुम घास से बने टब में खड़ी हो। आरती की बातें सुनकर निशा की आंखों से आंसू टपक जाते हैं और जैसे ही उसके आंसू घास के टब में गिरते हैं तो एक तेज पीली रोशनी चमकती है और उसी वक्त निशा का घर, घास का घर, टब, साड़ी और हाथ में रखा सूप सब सोने का बन जाता है। अरे निशा, मैंने सुना है तुम्हारी छत में से पपड़ी उतर रही है। अरे तुम घर की छत ठीक क्यों नहीं करवा लेती? अरे माफ करना, मैं तो भूल ही गई थी। तुम गरीबों के पास तो छठ पूजा करने के लिए भी पैसे नहीं है, छत कहाँ से ठीक कराओगी? दीदी, पहले आप मेरी कितनी फिक्र करती थी, पर आपकी शादी अच्छे घर में और मेरी शादी गरीब घर में क्या हुई, आप तो पूरी की पूरी बदल गई। बदलना पड़ता है निशा। वैसे भी जब तेरे उस गरीब पति में इतना घमंड है कि वो मेरे पति से बदतमीजी करे, तो फिर मैं तुझे इतना प्यार क्यों करूं? खैर, मैं तो चली मार्केट छठ पूजा का सामान लेने। निशा अपनी बहन की गरीबी का मजाक बनाकर वहां से छठ पूजा का सामान लेने के लिए मार्केट जाती है, जहां वो एक बूढ़ी औरत को पोछा बेचता हुआ देखती है। अरे अम्मा, ये पोछा कितने का दिया? ये पोछा तो बहुत महंगा है बेटा। अच्छा, ऐसा भी क्या है इस पोछे में? क्या इस पोछे में पैसे निकलते हैं? कुछ ऐसा ही समझ लो बेटा, ये कोई साधारण पोछा नहीं है। इस पोछे से सच में सोना निकलता है और अगर तुमने इस पोछे से घर में पोछा लगाया तो तुम्हारा पूरा घर सोने का हो जाएगा। मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं होता। नहीं मानती तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो ग्राहक आते रहते हैं। वैसे भी ये आखिरी पोछा बचा है, मैं ये अनोखा पोछा किसी और को दे दूंगी। अच्छा ठीक है, दे दो। इतना बोलकर आरती उस बुढ़िया से पोछा ले लेती है और अगले दिन घर में पोछा लगाती है तो उसके पोछा लगाते ही उसके घर में रखी हर एक चीज सोने की हो जाती है, यहाँ तक कि उसका घर भी सोने का हो जाता है। ये देखकर आरती को उस बूढ़ी औरत की बातों पर विश्वास हो जाता है। अरे इस पोछे से घर में पोछा लगाने से सच में मेरा घर तो सोने का हो गया और ये अलमारी में रखी साड़ी भी सोने की हो गई। मजा आ गया। फिर तो मेरा टब भी सोने का हो गया होगा जिसमें मैं छठ पूजा करने वाली थी। अरे हाँ, ये तो सच में सोने का हो गया। इस बार तो मैं पूरे मोहल्ले के सामने इसी में सबसे ज्यादा धूमधाम से छठ पूजा बनाऊंगी। इस बार कोई भी छठ पूजा में मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। जहाँ एक तरफ आरती पोछे का जादू देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर अपनी टूटी छत से परेशान आशा और निशा सूखी नदी के पास से मिट्टी खोद कर लाते हैं और विनोद से कहते हैं, विनोद जी, कल छठ है और छठ में घर गंदा नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मैं माँ जी के साथ सूखी नदी से मिट्टी लेकर आई हूँ। आप इस मिट्टी से घर की छत ठीक कर दीजिए। निशा, मैं मिट्टी से घर की छत ठीक तो कर दूंगा, पर मिट्टी के सूखते ही वो झड़ने लगेगी, इसलिए तुम कुछ घास तोड़ कर ले आओ ताकि मैं छत पर उन घास को लगा सकूं, जिससे मिट्टी झड़ना कम हो जाएगी। अरे बेटा, कल से छठ शुरू है, बहू से क्यों इतना काम करवा रहा है? मैं ही घास तोड़ कर ले आती हूँ। निशा अपनी सास और पति के साथ मिलकर घास और मिट्टी की मदद से अपने घर की छत को ठीक करती है और घर की सफाई करती है। पर नहाए खाए वाले दिन अचानक से आशा की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो अपनी बहू के लिए लौकी नहीं लेकर आ पाती और अब बेचारी निशा खुद लौकी लेने के लिए घर से बाहर जाती है, जहां वो अपनी बहन का सोने का घर देखकर हैरान हो जाती है। और तभी घर से बाहर आरती आती है और अपनी गरीब बहन को हैरान होता देख उस पर हंसने लगती है। क्यों आंखें फटी की फटी रह गई ना? ये सब कुछ छठी माँ की कृपा से हुआ है। छठी मैया की कृपा से मैं अमीर थी और आज और अमीर हो गई। ना सिर्फ मेरा घर सोने का है, बल्कि देखो मेरी साड़ी भी सोने की है और तुम गरीब आज भी अपने इस गरीब खाने में रह रही हो। दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि छठी मैया की कृपा आपके ऊपर है और मैं तो छठी मैया से यही प्रार्थना करूंगी कि उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। पर दीदी, इतना घमंड अच्छी बात नहीं। जिनके पास पैसा होता है घमंड भी उन्हीं के पास होता है। अब तुम जैसे भी गरीब लोग घमंड दिखाओगे क्या, तो छठी मैया तुम पर फूल थोड़ी ना बरसाएंगी। इतना बोलकर आरती अंदर चली जाती है और अपने पोछे को हिलाने लगती है और पोछे में से ढेर सारा सोना निकलता है और वो सोने से छठ के लिए सामान लेकर आती है और नहा खाकर अपना व्रत शुरू करती है। तो वहीं दूसरी ओर जब निशा बाजार जाती है तो उसे सब्जी के दाम बहुत महंगे लगते हैं और वो परेशान होकर एक दुकान के पास बैठ जाती है।
बेटिया, आज से छठ पूजा शुरू है और अब तक मेरी कमाई नहीं हुई। मेरे पास ये पोंछा रखा है और मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। क्या तुम मुझसे मेरा पोंछा ले लो और मुझे कुछ पैसे दे दो? पर अम्मा, मुझे पोंछे की जरूरत नहीं है। बेटा, मना मत करो, ये ले लो। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, पर यह पोंछा बहुत मनहूस है। अगर ये पोंछा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सारी चीजें घास की बन जाती हैं, पर मेरी मजबूरी है इसे बेचने की। अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मुझे इनकी बातों पर विश्वास नहीं, पर ये बहुत गरीब हैं। मुझे इनकी लाचारी समझनी चाहिए। ठीक है अम्मा, तुम ये पोंछा मुझे दे दो। निशा उस बूढ़ी अम्मा के कहने पर उससे वो पोछा ले लेती है और मार्केट से आते हुए सबसे सस्ती लौकी भी ले लेती है और घर आकर खुद अपने लिए लौकी और चावल बनाकर उसे खाती है और छठ व्रत शुरू करती है। और खरना वाले दिन वो जब गुड़ की खीर बना रही होती है तो गलती से आशा से जमीन पर पानी गिर जाता है। अरे बहू, माफ करना, गलती से पानी गिर गया, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खुद पोंछा लगा दूंगी। इतना बोलकर निशा खुद पोछा लगाती है और जैसे ही वो पोछा लगाती है उसका पूरा घर घास के घर में तब्दील हो जाता है। यहाँ तक कि उसके घर में रखी हर एक वस्तु भी घास की बन जाती है। उसकी दूसरी साड़ी भी और वो टब भी घास का बन जाता है जिससे वो इस साल छठ पूजा करने वाली थी। ये देखकर निशा बहुत हैरान होती है और उसे उस बूढ़ी औरत की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो रोती हुई घर से बाहर जाती है और छठी माता से प्रार्थना करती है। हे छठी मैया, कल छठ पूजा है। कल शाम को मुझे सूर्य देव को अर्घ्य देना है, आपकी पूजा करनी है और आज मेरे साथ ये हादसा हो गया। अब मैं कैसे आपकी पूजा करूंगी? नाराज तो होंगी ही ना छठी मैया। अब तुम जैसी करीब उनकी इस तरह से पूजा करोगी तो छठी मैया को अच्छा थोड़ी ना लगेगा। दीदी, छठी मैया बस मेरी परीक्षा ले रही है और देखना मैं उनकी परीक्षा में खरी उतरूंगी। तुम गरीबों के अंदर यही कमी होती है। तुम्हें लगता है कि भगवान सब ठीक कर देंगे, पर भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो मदद के लायक होते हैं। आरती हर समय अपनी गरीब बहन को नीचा दिखाने में लगी रहती है और अगले दिन जब छठ पूजा होता है तो गरीब बहन अपने घास से बने टब में पानी भरकर घास की साड़ी पहनकर हाथों में सूप लेकर खड़ी हो जाती है। तो वहीं अमीर बहन अपने सोने के टब में सोने की साड़ी पहनकर खड़ी होती है और उस समय भी आरती निशा को ताने दे रही होती है। देख रही हो हम दोनों बहन के बीच का फर्क। कहा मैं सोने के टॉप में सोने की साड़ी पहनकर छठी मैया की पूजा कर रही हूँ और कहा तुम घास से बने टब में खड़ी हो। आरती की बातें सुनकर निशा की आंखों से आंसू टपक जाते हैं और जैसे ही उसके आंसू घास के टब में गिरते हैं तो एक तेज पीली रोशनी चमकती है और उसी वक्त निशा का घर, घास का घर, टब, साड़ी और हाथ में रखा सूप सब सोने का बन जाता है। तो वहीं दूसरी ओर आरती का घर और टब के साथ साथ उसके हाथ में रखा सूप और उसकी साड़ी भी घास की बन जाती है और ये सब वहां खड़ी वो बूढ़ी औरत छुप कर देख रही होती है जो कुछ ही पल में छठी मैया का रूप ले लेती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो सब कुछ सोने का था, अचानक से ये सब घास का कैसे बन गया? हे छठी मैया, आज मुझे तेरी शक्तियों पर पूरा विश्वास हो चुका है। मैं जानती हूँ ये सब कुछ तूने ही किया है। हे छठी मैया, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, आखिर मेरी गलती क्या है? थोड़ी देर बाद दोनों की सास अपने घर से बाहर आती हैं। बहू, ये सब क्या हो गया अचानक से? हमारे सोने का घर घास का कैसे बन गया? बहू, ये तो चमत्कार हो गया। आज छठ वाले दिन छठी मैया ने हम पर कितना बड़ा उपकार किया है, हमारा सब कुछ सोने का हो गया। बहू, जरूर तूने ही कुछ किया है, तभी छठी मैया नाराज हो गई और आज तेरी वजह से हम लोग गरीब हो गए, हमारा घर घास का हो गया। तू इस घर में रहने के लायक नहीं है, निकल जा मेरे घर से। सुमित्रा आरती से नाराज हो जाती है और उसे घर से निकाल देती है। इसके बाद आरती को सब समझ आता है, इन सब के पीछे उस बूढ़ी औरत का हाथ है। तो वो रोती हुई उस बुढ़िया को ढूंढने के लिए मार्केट में जाती है और बड़ी मुश्किल से उस बुढ़िया को ढूंढकर उससे माफी मांगती है। अम्मा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं जानती हूँ आप ही छठी मैया हैं। छठी मैया, आप ही मुझे रास्ता दिखाओ, मैं अपनी भूल को कैसे सुधारूं? तभी वो बूढ़ी औरत छठी मैया का रूप ले लेती है और कहती है, अगर तुम्हें अपनी भूल सुधारनी है तो निशा से जाकर माफी मांगो, जिसका मजाक तुमने मेरी पूजा करते समय किया था। मैंने तुम दोनों बहनों की परीक्षा ली थी और तुम मेरी परीक्षा में खरी नहीं उतर पाई और तुमने उस पोंछे का भी गलत इस्तेमाल किया जो मैंने तुम्हें दिया था।
इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। पर अगर तुम चाहती हो कि सब पहले की तरह ठीक हो जाए तो तुम्हें अपनी बहन से माफी मांगनी होगी। अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया तो सब पहले जैसा हो जाएगा। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर आरती रोती हुई अपनी बहन के पास जाती है और उससे अपनी गलतियों की माफी मांगती है। नहीं दीदी, ऐसे दुखी मत हो। हे छठी मैया, मेरी बहन को माफ कर दो। मैं अपनी बहन से नाराज नहीं हूँ। उन्हें अमीर न सही, पर जैसी वो पहले थी उनकी हालत वैसे कर दो। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। निशा के माफ करते ही और प्रार्थना करते ही आरती की आर्थिक स्थिति पहले जैसी हो जाती है और उस दिन उसका सारा घमंड भी चकनाचूर हो जाता है। फिर कभी वो गरीबों का मजाक नहीं बनाती और निशा छठी मैया की कृपा से अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीती है। आशा ये कहानी आपको पसंद आई होगी। साथ में कमेंट में छठी मैया का जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें।